नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के मुताबिक ओबीसी आरक्षण में जिन 179 जातियों और समूहों को आरक्षण का लाभ दिया गया, उनमें पिछड़े वर्ग के हिंदू बहुत कम रह गए और 179 में से 118 समूहों को मुस्लिम समुदाय से ओबीसी बनाकर उन्हें ओबीसी कोटे में आरक्षण मिलने लगा। और यह सब कुछ ममता बनर्जी की सरकार ने वर्ष 2012 में किया था, 2012 से शुरू कर दिया था। इसलिए आज जो मैं आपको कह रहा हूं, मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा और इस कानून को भी आप ध्यान से समझिएगा। यानी ओबीसी की जो श्रेणी है उसमें मुसलमानों को भी शामिल कर लिया गया। इससे पहले वर्ष 2007 तक पश्चिम बंगाल में पिछड़ा वर्ग, जिसे हम कहते हैं, पिछड़े वर्ग के 7% लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण मिलता था, 7%। इसके बाद वर्ष 2010 में लेफ्ट पार्टी की सरकार ने इसमें 10% अतिरिक्त आरक्षण मुसलमानों के लिए जोड़ दिया और ओबीसी आरक्षण को 7+10 यानी 17% कर दिया। इसमें अब मुसलमान भी शामिल हो गए। तो 7% आरक्षण था पहले ओबीसी के लिए और 10% बाद में और जोड़ दिए गए। अब यह 17% हो गया ओबीसी और मुसलमानों के लिए। फिर देखिए, इसके बाद ममता बनर्जी की सरकार आई। वर्ष 2011 में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी और वो वर्ष 2012 में एक नया कानून लेकर आई, जिसमें उन्होंने इस 17% ओबीसी आरक्षण में मुसलमानों के अलग अलग समूहों को ओबीसी बनाकर उन्हें पिछड़े वर्ग का आरक्षण दे दिया। यानी पिछड़ों के आरक्षण में मुसलमानों को डाल दिया और इस तरह मुसलमान ओबीसी बन गए। पिछड़ों के आरक्षण का लाभ पश्चिम बंगाल में लेने लगे और अलग अलग रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि इसके बाद राज्य की सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की भागीदारी अचानक बहुत बढ़ गई और सरकारी नौकरियों में ओबीसी आरक्षण के लाभ से मुसलमान सरकारी नौकरियों में ज्यादा चुने जाने लगे। आज जब हमने पश्चिम बंगाल के बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट को खोलकर देखा तो पता चला कि ओबीसी की जो लिस्ट है उसमें जिन 180 जातियों और समूहों को पिछड़े वर्ग का आरक्षण मिल रहा है, उन 180 में से 103 यानी 57% समूह अकेले मुस्लिम समुदाय से हैं। और आप ये लिस्ट अपनी स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं और वो लिस्ट आज मैं भी लेकर आया हूं। वो लिस्ट आपको अब मैं बताता हूं। बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेंट ममता बनर्जी से झुटला नहीं सकती, उन्हीं के डिपार्टमेंट की, उन्हीं के सरकार की ये लिस्ट है और इसमें एक के बाद एक देखिए। पहाड़िया मुस्लिम, मैं पढ़कर आपको बता रहा हूं। हज्जाम मुस्लिम, माझी पटनी मुस्लिम, मुस्लिम माली, घोसी, मुस्लिम दर्जी, मुस्लिम राजमिस्त्री, मुस्लिम भटियारा, शिकारी मुस्लिम, मिस्त्री मुस्लिम और इस तरह की। तो मैंने आपको कुछ ग्रुप्स और कुछ नाम पढ़कर बताए हैं। इसके अंदर 180 में से 50% से ज्यादा, 180 में से 103 मुस्लिम समुदाय से हैं इस पूरी सूची में। और पश्चिम बंगाल में अब ओबीसी की जो सूची है, उस ओबीसी की सूची में जो 180 जातियां हैं रखी गई हैं, उसमें से 103 मुस्लिम समुदाय की हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों को ओबीसी सर्टिफिकेट दिए गए वो नियमों के तहत ओबीसी वर्ग में आने के लिए मान्य ही नहीं थे और इस मामले में नियमों का पालन नहीं हुआ। और इससे यह बात सच निकलती है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार ने पिछड़ों का आरक्षण गलत तरीके से उनसे छीनकर मुसलमानों को दे दिया, जिसकी वजह से कलकत्ता हाईकोर्ट को वर्ष 2010 के बाद जारी हुए तमाम ओबीसी सर्टिफिकेट्स रद्द करने पड़े। हालांकि मुस्लिम आरक्षण की यह कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। इसलिए आज देश भर के हमारे जो दर्शक हैं, बहुत ध्यान से अपनी आंख और कान खोलकर इस खबर को उन्हें जरूर देखना चाहिए और यह जानना चाहिए कि जो मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा इस बार उठ रहा है, यह मुद्दा बिना बात नहीं उठ रहा। इस मुद्दे की बुनियाद है और बड़ी सॉलिड बुनियाद है। वर्ष 2010 में जब लेफ्ट पार्टियों की सरकार ने, सीपीएम की सरकार ने पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को ओबीसी कोटे में 10% का आरक्षण दिया, तब इस फैसले में वर्ष 2007 में आई जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट को आधार बनाया गया था।
तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि पश्चिम बंगाल में इसकी शुरुआत ममता बनर्जी ने नहीं बल्कि लेफ्ट पार्टीज ने की। ममता बनर्जी ने उसे और ज्यादा बढ़ाया, उसका और ज्यादा विस्तार किया। और लेफ्ट पार्टीज ने आधार किसे बनाया? जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट को, क्योंकि उन्होंने वर्ष 1984 के सिख दंगों में कांग्रेस पार्टी को क्लीन चिट दी थी और इसी के बाद वो वर्ष 1990 से 91 के बीच सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे और बाद में उन्हें कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा का सांसद भी बनाया और फिर भारत में मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए उन्हीं की अध्यक्षता में एक आयोग गठित कर दिया, जिसने वर्ष 2007 में यूपीए सरकार को यह सिफारिश की कि उसे अल्पसंख्यक वर्ग को पिछड़ा मानते हुए उन्हें भी सरकारी नौकरियों में 15% आरक्षण देना चाहिए और इस 15% आरक्षण में भी, इसमें से भी 10% आरक्षण सिर्फ मुसलमानों के लिए होना चाहिए, क्योंकि मुसलमान कुल अल्पसंख्यकों का 73% हैं। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की इस रिपोर्ट को आधार बनाकर वर्ष 2010 में पहले वामपंथी सरकार ने मुसलमानों के लिए अतिरिक्त 10% ओबीसी कोटा बढ़ाया और इसके बाद ममता बनर्जी की सरकार ने 2012 में मुसलमानों के कई समूहों को ओबीसी आरक्षण की सूची में डाल दिया और जब इसे अदालत में चुनौती दी गई तो सरकार ने कहा कि उसने सर्वे करवाने के बाद ही मुसलमानों को पिछड़ों के आरक्षण में डाला है, जबकि सच्चाई यह है कि टीएमसी सरकार ने यह सर्वे जिस कल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट से करवाया था वो रिसर्च इंस्टीट्यूट राज्य सरकार का अपना इंस्टीट्यूट है, इसलिए उसने वही किया जो राज्य सरकार ने उसे करने के लिए कहा। इसीलिए इस मामले में बार बार यह आरोप लगता है कि सरकार ने अपने ही रिसर्च इंस्टीट्यूट से इसलिए सर्वे करवाया क्योंकि वो अपनी पसंद से किसी विशेष समुदाय के लोगों को आरक्षण देना चाहती थी और अपनी पसंदीदा रिपोर्ट उससे लिखवाना चाहती थी। और आज जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस फैसले को रद्द किया तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हाईकोर्ट के फैसले को ही बीजेपी का फैसला बता रही हैं और इसका पूरा विरोध कर रही हैं, कह रही हैं कि मैं इसे नहीं मानती। এইটাই আজকে কোর্টকে দিয়ে করিয়েছে। কোর্টের সবাই খারাপ নয়, আমি কোর্টকে সম্মান করি, কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। এরা আমায় চেনে না যে আমি মাথা নত করার লোক নই। पश्चिम बंगाल भारत के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां मुसलमानों की आबादी 27% है, जबकि हिंदुओं की आबादी 70.5% है और पश्चिम बंगाल में कुल 16% ओबीसी हैं और ओबीसी का आरक्षण इन्हीं 16% लोगों के लिए लाया गया था। लेकिन पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को ओबीसी की सूची में डाल दिया गया और आरोप है कि इस तरह ओबीसी आरक्षण में पिछड़े हिंदुओं से कहीं ज्यादा मुसलमानों को इसका लाभ मिलने लगा। इससे आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पर पिछड़े हिंदुओं का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देने का आरोप जो लगा रहे हैं वो आरोप बेबुनियाद नहीं है। और आज भी उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया है और यह दोहराया है कि वो पिछड़ों के आरक्षण की रक्षा में अपना पूरा जीवन खपा देंगे और विपक्ष पर वोट जिहाद करने का भी उन्होंने खुलकर आज आरोप लगाया है। आज ही कोलकाता हाईकोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। क्यों? ये इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए थे। ये वोट बैंक की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये तुष्टीकरण की सनक हर पार कर रही है। आज कोर्ट ने तमाचा मारा है।
आज ममता बनर्जी ने कहा है कि ओबीसी रिजर्वेशन को बीजेपी खत्म करना चाहती है, क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म करने के लिए ढेर सारी मुस्लिम जातियों को अनधिकृत रीते गैर कानूनी तरीके से ओबीसी सूची में जोड़ा, इसलिए हाईकोर्ट ने स्टे दिया है, बीजेपी ने नहीं दिया है। ममता बनर्जी अगर अपीसमेंट न करती तो ये न होता। आज मैं आपको एक ऐसी टाइमलाइन के बारे में बताना चाहता हूं जो अपने आप में बहुत कुछ कहती है और इसे आप ध्यान से सुनिएगा। वर्ष 2004 में कांग्रेस पार्टी ने अल्पसंख्यकों और मुसलमानों के लिए जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग बनाया। इसके बाद अगले ही साल वर्ष 2005 में देश में मुसलमानों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का पता लगाने के लिए सच्चर कमेटी का गठन किया गया। उसके अगले साल 2006 में यूपीए सरकार ने अल्पसंख्यकों का एक अलग से मंत्रालय बनाया और मुसलमानों के लिए कई बड़े ऐलान किए। इसी साल डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह बयान भी दिया कि पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के साथ संसाधनों पर पहला हक खास तौर पर मुसलमानों का बनता है। इसके बाद वर्ष 2007 में जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग ने मुसलमानों को ओबीसी कोटे में आरक्षण देने की सिफारिश की। फिर 2009 में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का वादा किया। आपको विश्वास नहीं है तो 2009 का कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ लीजिए, उसमें यह वादा किया गया है। इसके बाद वर्ष 2012 में ममता बनर्जी की सरकार ने पश्चिम बंगाल में पिछड़ों को मिलने वाले आरक्षण में मुसलमानों को भी डाल दिया, यानी इसे लागू कर दिया। सबसे बड़ी बात यह कि पश्चिम बंगाल में जब जुलाई 2012 में यह कानून आया, तब उससे सिर्फ 4 महीने पहले राहुल गांधी 18 फरवरी 2012 को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के दौरान अपनी चुनावी सभा में यह कह रहे थे कि मुलायम सिंह यादव की सरकार ने यूपी के मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस आरक्षण देगी। और इस टाइमलाइन में आज सब कुछ जो छिपा हुआ था मैंने आपको बता दिया। और आज मैं आपको एक बार फिर से राहुल गांधी का वही 12 वर्ष पुराना यह भाषण सुनाना चाहता हूं। आज अब इस नई पृष्ठभूमि के साथ, इस नए बैकग्राउंड के साथ जब आप इस भाषण को सुनेंगे तो आपको पूरी कहानी अपने आप समझ में आ जाएगी। यह तो 2012 की बात है। अब मैं आपको वर्ष 2012 से इस वर्ष यानी 2024 के आज में लेकर चलता हूं, आज। और आपको राहुल गांधी के आज के उस बयान के बारे में बताते हैं जिस पर देश में अब एक नई बहस छिड़ गई है। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत का पूरा सिस्टम, पूरी व्यवस्था निचली जातियों के खिलाफ है और खास तौर पर उन्होंने इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय को भी लपेट लिया है। उनका जो इशारा है वो प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ था। उन्होंने कहा, जब मेरी दादी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब भी मैं उनके पास आता जाता था, जब मेरे पिता राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब भी मैं उनके पास आता जाता था, और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब भी मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में जाकर पूरे सिस्टम को अंदर से देखता था। तो उन्होंने कहा है कि मैंने बचपन से इस पूरे सिस्टम को देखा है। मेरी दादी प्राइम मिनिस्टर रही हैं, मेरे पिता प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, मैं उनके घर में रहता था, पूरी व्यवस्था को बहुत ध्यान से देखता था। और जब मनमोहन सिंह थे तब तो मैं प्रधानमंत्री कार्यालय जाता भी था और देखता था। और इसलिए वो कहते हैं कि मैं जानता हूं कि यह व्यवस्था अंदर से कैसे पिछड़ी जातियों के खिलाफ है। मुझसे आप सिस्टम नहीं छुपा सकते। कैसे चलता है, किसको फेवर करता है, किस प्रकार से फेवर करता है, किसकी रक्षा करता है, किसको अटैक करता है, यह सब मुझे मालूम है, दिखता है कि मैं उसके अंदर से आया हूं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब दादी प्राइम मिनिस्टर थी तब था, पापा थे, मनमोहन सिंह जी थे तब भी मैं जाता था, तो मुझे सिस्टम अंदर से मालूम है। और मैं आपको कह रहा हूं, सिस्टम इज अलाइंड अगेंस्ट लोअर कास्ट्स, मतलब भयंकर तरीके से हर लेवल पे। तो राहुल गांधी का यह बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। क्या वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब भी
प्रधानमंत्री कार्यालय और उसके आसपास की जो पूरी व्यवस्था थी वो पिछड़ी जातियों के खिलाफ थी? क्या वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन सरकारों ने पिछड़ी जातियों के लिए कुछ भी करने की कोशिश नहीं की? और एक और बड़ी बात यह है, वो ये भी बता रहे हैं कि उस समय वो किसी संवैधानिक पद पर नहीं थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय पर भी वो किसी संवैधानिक पद पर नहीं थे, सिर्फ एक सांसद थे। फिर किस नाते उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय में सीधी एंट्री मिलती थी और उन्हें कैसे पता होता था कि ये पूरी की पूरी सरकार कैसे चलती है? वो उस सरकार में ना तो मंत्री थे, ना ही कोई संवैधानिक पद पर थे, ना ही सरकार चलाने में उनका कोई योगदान था, ना ही उनकी मां सोनिया गांधी का डायरेक्टली सरकार चलाने में कोई योगदान था या कोई रोल था। तो फिर कैसे राहुल गांधी को ये सारी की सारी बातें पता चली? और डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब खास तौर पर उस समय कैसे उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय में डायरेक्ट एंट्री मिलती थी? इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज कहा कि राहुल गांधी ने आज उस सच को स्वीकार कर लिया है जिससे वो अब तक इनकार करते थे। कई बार लाख झूठ बोलते हुए भी शहजादे की जुबान पर सच्चाई तो आ ही जाती है। आज कांग्रेस के शहजादे ने एक बड़ा सच स्वीकार कर लिया। शहजादे ने मान लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। कांग्रेस के इसी सिस्टम ने एससी, एसटी, ओबीसी की कितनी ही पीढ़ियों को तबाह किया। आज शहजादे ने खुद ये बात मान ली है।